मई का फफोले डाल देने वाला गर्म दिन था, जब मैं अपने 2 नौकर और 6 गढ़वाली साथ लेकर, जिन्हें मैं नैनीताल से लेकर आया था, रेलगाड़ी से 1 बजे रामनगर में उत्तर कार्तकानोला की अपनी 24 मील की पैदल यात्रा पर रवाना हुआ। हमारा पहला पड़ाव 7 मील दूर था, परंतु गार्गिया पहुंचते पहुंचते संध्या हो गई। बैंस का पत्र पाकर मैं घर से जल्दीबाजी में निकल पड़ा था और गार्गिया वन बंगले में ठहरने की अनुमति मांगने के लिए भी मेरे पास समय नहीं था। इसलिए रात को मैं खुले मैदान में सोया। गार्गिया में कोसी नदी के दूर वाले किनारे कई 100 फुट ऊंचा एक टीला है, और जब मैं सोने की कोशिश में लगा था तो मुझे एक ऐसी आवाज़ सुनाई पड़ी जिससे मुझे ऐसा लगा कि टीले से चट्टानों पर नीचे पत्थर लुढ़क रहे हैं। आवाज़ ठीक वैसी थी जैसी 2 पत्थरों को बड़ी तेजी से एक साथ बढ़ाने पर होती है। कुछ समय बाद यह आवाज़ मुझे बेचैन करने लगी, जैसा कि गर्म रात को प्राय करती ही है। और चूंकि चाँद ऊपर चढ़ आया था और चांदनी इतनी अधिक अच्छी खिली हुई थी कि उसमें सांपों के ऊपर पैर आ जाने से बचा जा सकता था, मैं तंबू के अपने पलंग से उठा और जांच पड़ताल करने निकल पड़ा। इससे मुझे पता चला कि यह आवाज़ सड़क किनारे की दलदल में रहने वाले मेढकों की एक टोली कर रही है। मैंने दुनिया के विभिन्न भागों में भूमि, जल और वृक्ष मेढकों को आवाज़ करते सुना है, परंतु कहीं भी मेढकों की इतनी विचित्र आवाज़ करते नहीं सुना जैसी गर्मी के मई महीनों में यहाँ मेढक कर रहे थे। अगले दिन सवेरे बहुत जल्दी रवाना होकर हमने मोहन तक जाने के 12 मील धूप के गर्म हो जाने से पहले पहले पूरे कर लिए। और जब मेरे आदमी अपना खाना पकाने और मेरे नौकर मेरा नाश्ता तैयार करने में लगे थे, बंगले का चौकीदार, 2 वन रक्षक और मोहन बाजार के कई आदमियों ने मुझे नरभक्षियों की कहानी सुना सुना कर मेरा मनोरंजन किया, जिनमें सबसे ताज़ी कहानी का संबंध एक मछुआरे के कारनामों से था जो कोसी नदी में मछलियां पकड़ने में लगा हुआ था। एक वन रक्षक का इनके एक कारनामे में नायक होने का दावा था, और उसने शब्दों से चित्र सा बनाकर खड़ा करते हुए वर्णन दिया कि कैसे एक दिन वह मछुआरे के साथ बाहर गया हुआ था, और जब वह नदी के मोड़ पर घूमा तो उनके सामने मुंह दर मुंह नरभक्षी पड़ गया था, और कैसे तो मछुआरे ने बंसी फेंक दी थी और उसने वन रक्षक के कंधे पर रखी राइफल छीन ली थी, और कैसे तो वे अपनी जान बचाने के लिए भागे थे और उनके पीछे शेर लगा हुआ था। मैंने पूछा, तो क्या तुमने मुड़कर पीछे देखा था? तो उसने उत्तर दिया, नहीं साहब। और मेरे अज्ञान पर दया करते हुए आगे कहा, नरभक्षी से अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा व्यक्ति कैसे पीछे देख सकता है? और कैसे तो वह मछुआरा जो उससे थोड़ा सा आगे था, घने घास के गुच्छों में सो रहे भालू पर भागते भागते गिर पड़ा था, जिसके बाद इतना गुलगपाड़ा मचा और चीख पुकार हुई कि क्या कहा जाए। और हर कोई, जिसमें वह भालू भी था, अलग अलग दिशाओं में भाग निकला और मछुआरा कहीं खो गया। और फिर कितनी ही देर बाद वह मछुआरा रास्ता ढूंढता ढूंढता आखिरकार वापस बंगले पर पहुंचा, और उसे अपनी राइफल लेकर दौड़ जाने और उसे खाली हाथ नरभक्षण करने वाले शेर और गुस्से से भरे हुए भालू से निपटने के लिए छोड़ जाने के विषय में कितनी ही बातें सुनाई। वन रक्षक ने अपनी यह किस्सा गोई यह कहकर खत्म की कि अगले दिन वह मछुआरा यह कहकर मोहन चला गया कि जब वह भालू के ऊपर गिरा तो उसकी टांग में चोट आ गई थी। और बात चाहे कुछ भी रही हो, उस दिन कोसी नदी में पकड़ने के लिए मछलियां ही नहीं थी। दोपहर तक हम अपनी यात्रा जारी रखने के लिए तैयार हो चुके थे, और लोगों की उस छोटी सी भीड़ की जो हमें विदा करने के लिए वहां इकट्ठा हो गई थी, कितनी ही चेतावनियों सहित कि घने जंगल में होकर जाते समय हम नरभक्षी से, जो हमें आगे मिलने वाला है, बहुत सावधानी से चौकसी बरते। हम कार्तकानोला की 4000 फुटी चौड़ाई पर
चल पड़े। हमारी प्रगति मंद रही क्योंकि मेरे आदमी भारी बोझ लिए चल रहे थे और रास्ता अत्यधिक ढलवा और गर्मी बहुत ज्यादा थी। थोड़े समय हुए ऊपर के गांव में कुछ झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से नैनीताल से एक छोटी सी पुलिस पार्टी वहां भेजना जरूरी हो गया था और मुझे सलाह दी गई थी कि मैं अपनी और अपने साथ के सभी आदमियों की ज़रूरतों की सभी वस्तुएं साथ लेकर चलूं, क्योंकि वहां के अव्यवस्थित हालात में मेरे लिए स्थानीय रूप से कुछ भी प्राप्त करना संभव नहीं हो पाएगा। इसी कारण से मेरे आदमी भारी भारी बोझ ढोकर ले जा रहे थे। कितनी ही बार रास्ते में ठहर कर देर अपराह्न में हम खेती की जा रही जमीनों के किनारे पहुंच गए और अब चूंकि मेरे आदमियों को नरभक्षी से आशंकित कोई खतरा नहीं रह गया था, मैं उन्हें वहीं छोड़कर अकेला फॉरेस्ट हट की तरफ चला, जो मोहन से ही दिखाई पड़ रही थी, जिसे वन रक्षकों ने मुझे कार्तकानौला में ठहरने को मेरे लिए सबसे अच्छी जगह बताया था। यह मकान मोहन से दिखाई पड़ती धार की ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है और जब मैं पहाड़ी का मुख पार कर सड़क के समतल टुकड़े से होता हुआ उस पर पहुंचा तो खड्ड के किनारे मुड़ते हुए जहां कुछ कुछ झाड़ियां थी, लकड़ी की नाली से बूंद बूंद बहकर आते पानी से अपना मिट्टी का घड़ा भरती हुई एक स्त्री मुझे मिली। यह सोचकर कि रबर तल्ले वाले जूते पहने मेरे वहां जाने से वह डर जाएगी, उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए मैं खांसा और इस बात पर ध्यान दिया कि जो ही मैंने ऐसा किया वह तेजी से चल पड़ी और उससे आगे कुछ गज और चलकर अपनी सिगरेट सुलगाने को मैं रुक गया। 1-2 मिनट बाद बिना अपना सिर घुमाए उससे मैंने पूछा कि इतनी सुनसान जगह में किसी का यहाँ होना क्या सुरक्षित है? तो थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उस स्त्री ने उत्तर दिया कि ऐसा करना सुरक्षित नहीं है, परंतु पानी तो लाना ही है। और चूंकि उसके साथ आने को घर में कोई नहीं था, वह अकेली ही यहाँ आई थी। कोई आदमी नहीं था? हाँ, एक आदमी था, परंतु वह खेत में हल चला रहा है और जो भी हो पानी लाना तो स्त्रियों की ही जिम्मेदारी है। घड़ा भरने में कितना समय लगेगा? बस थोड़ी सी देर और। स्त्री का भय और संकोच जाता रहा था और अब उल्टे वही बारीकी से सवाल जवाब कर मुझसे जिरह करने लगी। क्या आप पुलिस वाले हैं? नहीं। क्या आप वन अधिकारी हैं? नहीं। फिर कौन है? बस एक आदमी हूं। यहाँ क्यों आए? कार्तकानौला के लोगों की मदद करने की कोशिश करने। कैसे? नरभक्षी को गोली से मारकर। नरभक्षी के बारे में मैंने कहाँ सुना? मैं अकेला ही क्यों आया हूँ? मेरे साथ के आदमी कहाँ हैं? कितने आदमी हैं? यहाँ मैं कितने समय तक ठहरूंगा? आदि आदि। घड़े को तब तक भरा नहीं माना गया जब तक उस स्त्री की उत्सुकता शांत नहीं हो गई और जब वह मेरे पीछे पीछे चली तो उसने पहाड़ी के दक्षिणी मुख से नीचे की तरफ जाती कई पर्वतीय धारों में से एक की ओर संकेत किया और घासी ढलान पर खड़े एक वृक्ष की ओर इंगित करते हुए बताया कि 3 दिन पहले नरभक्षी ने इसी पेड़ के नीचे एक स्त्री को मारा था। यह वृक्ष मैंने रुचिपूर्वक ध्यान देकर देखा। मेरे उद्देश्य स्थलवानिका के मकान से यह केवल 200 या 300 गज की दूरी पर था। अब हम पहाड़ के ऊपर जाने वाले पगडंडी पर पहुंच गए थे। वह स्त्री उस पर बढ़ी और उसने मुझे बताया कि वह गांव जहां से वह आई है इस पहाड़ के स्कंद के ठीक पास में है और अब वह पूरी तरह से सुरक्षित है। आप लोगों में से जो भारत की स्त्रियों को जानते हैं यह बात समझ गए होंगे कि मैंने काफ़ी कुछ काम पूरा कर लिया था। विशेषतः यदि यह भी याद कर लिया जाए कि पिछले दिनों में पुलिस को लेकर इस क्षेत्र में थोड़ा सा हंगामा भी हो गया था। इसलिए उस स्त्री को डराने और इस तरह पूरे देहात की शत्रुता मोल लेने के बजाय उसके पास खड़े होकर जब वह अपना घड़ा भर रही थी और उसके कुछ प्रश्नों के उत्तर देकर मैंने अपना एक मित्र बना लिया था जो कम से कम संभव समय के अंदर गांव की पूरी आबादी को मेरे यहाँ आने से अवगत करा देगी कि मैं किसी किस्म का कोई अफसर नहीं हूँ और मेरे यहाँ आने का एकमात्र प्रयोजन
उन्हें नरभक्षी से मुक्ति दिलाने की कोशिश करना है। फॉरेस्टर्स हट सड़क की बाईं तरफ उससे कोई 20 गज की दूरी पर एक छोटी सी चोटी पर बनी हुई थी, और चूंकि उसका दरवाजा एक जंजीर से ही बंद किया हुआ था, मैं खोलकर उसके अंदर चला गया। कमरा लगभग 10 फुट वर्ग का था और काफी स्वच्छ था, परंतु उपयोग न किया जाते रहने से उससे फफूंदियाई दुर्गंध आ रही थी। बाद में मुझे पता चला कि नरभक्षी के उस क्षेत्र में आगमन के बाद पिछले 18 महीनों से उसमें कोई भी नहीं रहा। प्रधान कमरे के दोनों तरफ 2 तंग कोठरियां थी, जिनमें एक रसोई घर और दूसरी ईंधन रखने के काम लगाई जाती थी। यह मकान मेरे आदमियों के लिए अच्छा सुरक्षित आश्रय रहेगा, और कमरे में से होकर हवा का झोंका बहकर आने जाने के लिए उसका पिछला दरवाजा खोलकर मैं बाहर चला आया तथा उस मकान और सड़क के बीच में अपना 40 पाउंड भार वाला तंबू लगाने के लिए एक स्थान चुन लिया। उस मकान में किसी प्रकार का कोई फर्नीचर नहीं था, अतः मैं सड़क किनारे एक चट्टान पर बैठकर अपने आदमियों के आने का इंतजार करने लगा। इस जगह पर्वतीय धार लगभग 50 गज चौड़ी थी, और जो कि यह मकान धार के दक्षिण किनारे पर और गांव पहाड़ के उत्तरी मुख पर था। इस मकान से गांव दिखाई नहीं पड़ता था। मैं उस चट्टान पर कोई 10 मिनट तक ही बैठा रहा होऊंगा कि गांव की दिशा में शिखर पर पहले एक सिर ऊपर निकला, उसके बाद दूसरा और फिर एक तीसरा सिर। पानी भरकर ले जाने वाली मेरी मित्र ने गांव को मेरे आने की खबर पहुंचाने में ढिलाई नहीं की थी। जब भारत में 2 अजनबी आपस में मिलते हैं और एक दूसरे से किसी खास विषय की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्रथा यही है कि उस विषय का आरंभ करने में अंतिम क्षणों तक कतराया जाए, जिसकी वजह से देवाशत या निश्चित प्रयोजन से वे दोनों वहां आए हैं, और बीच का समय एक दूसरे की घरेलू और निजी बातों से संबंधित जानकारी मालूम करके भरा जाए, जैसे कि उदाहरणतया क्या वह विवाहित है, बच्चे कितने हैं, कितने लड़के और कितने लड़कियां हैं, उनकी उम्र क्या क्या है, यदि अविवाहित है तो विवाह क्यों नहीं हुआ, काम क्या करते हैं, वेतन कितना है, आदि आदि। जिन प्रश्नों से संसार के अन्य भागों में कोई भी अप्रसन्न होने लगेगा, उन्हें भारत में, विशेषतः हमारे पहाड़ों में, इतने बेढंगेपन से और सर्वत्र ही पूछा जाता है कि कोई आदमी जो इन लोगों में रहा है उनसे नाराज होने की स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकता। उस स्त्री के साथ हुए वार्तालाप में मैंने ऐसे बहुत से बने बनाए प्रश्नों के उत्तर दे दिए थे, और अब घरेलू किस्म के उत्तर जिन्हें स्त्रियों द्वारा किसी पुरुष से पूछे जाने की अनुमति नहीं है, मुझसे पूछे जाने लगे। जब वहां मेरे आदमी भी पहुंच गए, उन्होंने उस छोटे से झरने से एक केतली पानी भरकर चूल्हे पर चढ़ा दी, और अकल्पनीय थोड़े से समय में सूखी लकड़ियां एकत्र करके आग जलाई गई, और केतली का पानी उबलने लगा। चाय और बिस्कुट भी आ गए। जब मैंने जमे हुए दूध का डिब्बा खोला तो उन लोगों को अपने आदमियों से पूछते सुना कि ताजे दूध की जगह जमा हुआ दूध क्यों उपयोग में लाया जा रहा है, जिसका उत्तर उन्हें यह दिया गया कि ताजा दूध नहीं है। इतना और कि इस बात की आशंका थी कि इस क्षेत्र में हुए पिछले किसी झंझट के कारण ताजा दूध यहाँ नहीं मिल पाएगा, इसलिए टिन बंद काफी दूध वे अपने साथ लेकर आए थे। यह सुनकर वे लोग बहुत दुखी हुए, और आपस में कानाफूसी करने के पश्चात उनमें से एक ने, जो मुझे बाद में पता लगा कार्तानोला का प्रधान था, मुझे संबोधित किया और कहा कि जब इस गांव के सारे संसाधन आपके उपयोग के लिए उपलब्ध है तो टिन बंद दूध लेकर आना उनका अपमान है। मैंने अपनी गलती मान ली। जो मैंने उन्हें बताया इस कारण से हो गई कि मैं इस जगह के लिए अजनबी हूँ, और प्रधान जी ने बोला कि यदि मेरी दैनिक जरूरत के लिए थोड़ा सा दूध उनके पास बच सकता हो तो मैं बड़ी खुशी से खरीद लूँगा, परंतु दूध के अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरा बोझ अब खोला जा चुका था। तब तक गांव से वहां और भी लोग आ गए थे, और जब मैंने अपने नौकरों को कहा कि मेरा तंबू उन्हें किस जगह खड़ा करना है,
तो वहां जमा हुए ग्रामवासी डर के मारे एकदम बोल उठे, तंबू में रहेंगे सचमुच? क्या मुझे इस तथ्य की जानकारी नहीं है कि इस क्षेत्र में नरभक्षी आया हुआ है और वह हर रात इसी सड़क से आता जाता है? यदि मुझे उनकी बात पर संदेह है तो हमारे साथ चलो और उसके पंजों के निशान उन घरों के दरवाजे पर ही जाकर देख लो जहां वह सड़क गांव के ऊपरी भाग से होकर जा रही है। इसके अलावा यदि शेर ने मुझे तंबू में न खाया तो उस मकान में मेरे आदमियों को तो वह अवश्य ही खा जाएगा, यदि उनकी रखवाली करने को मैं उनके पास नहीं रहूंगा। इस अंतिम विवरण पर मेरे आदमियों ने अपने कान पकड़ लिए और ग्रामवासियों की सलाह के साथ अपनी मिन्नत भी मिला दी। इसलिए अंततः मैं प्रधान कमरे में ही ठहरने को राजी हो गया। मेरे दोनों नौकर रसोई घर में और छओ गढ़वाली ईंधन रखने की कोठरी में ठहर गए। नरभक्षी का विषय शुरू हो जाने पर मेरे लिए बिना यह स्वीकार किए कि यही एकमात्र विषय था जिसे मैं पर्वतीय धार पर से पहले आदमियों के सिर ऊपर उठाने के क्षण से शुरू करना चाहता था, उस पर बातचीत करते जाना संभव हो गया। वह रास्ता जो उस वृक्ष तक जाता था जहां शेर ने अपना सबसे बाद वाला शिकार मारा था, मुझे संकेत से बताया गया तथा दिन का समय और वे परिस्थितियां जिनमें वह स्थिति मारी गई मुझे समझाई गई। जिस सड़क पर शेर रात को रोज आता जाता था वह मुझे बताया गया पूर्व की तरफ बेताल घाट जाती थी, जिसकी एक शाखा सड़क मोहन जाती थी, और पश्चिम की तरफ जाने वाली सड़क गांव के ऊपरी भाग और खेतिहर जमीन में से आधा मील तक होती हुई पहाड़ के मुख पर दक्षिण मुड़ जाती, और जिस पर्वतीय धार पर यह मकान बना है फिर उससे आ मिलने पर धार के साथ साथ नीचे ठीक चकनाकल तक जाती है। कार्तकनौला और चकनाकल के बीच सड़क का यह कोई 6 मील लंबा टुकड़ा बहुत ही खतरनाक समझा जाता है और नरभक्षी के आगमन के बाद कोई उस पर नहीं चल रहा है। बाद में मैंने पाया औसी भूमि को छोड़ने के बाद सड़क घने वृक्षों और छूदरो वन में चली जाती है जो नीचे सीधा नदी तक फैला हुआ है। कार्तकनौला गांव की मुख्य खेती पर्वत के उत्तरी मुख पर होती है और इस भूमि से परे कई छोटी छोटी धार हैं जिनके बीच में गहरे गड्ढे पड़े हुए हैं। इन पर्वतीय धार में सबसे निकट वाली धार पर बने फॉरेस्टर्स हाउस से 1001 गज की दूरी पर एक बड़ा चीड़ वृक्ष है। इसी वृक्ष के पास कोई 10 दिन हुए शेर ने एक स्त्री को मारकर और उसे थोड़ा सा खाकर छोड़ दिया था, और तीनों शिकारी जो 4 मील दूर वन बंगले में ठहरे हुए थे इस चीड़ वृक्ष पर चढ़ नहीं पाए थे, और गांव वालों ने 3 अलग अलग वृक्ष पर मारी गई स्त्री से 100 से 150 गज तक की भिन्न भिन्न दूरी पर 3 मचान बनाए थे, और उन मचानों पर शिकारी और उनके नौकर दिन छिपने से थोड़ा पहले बैठ भी गए थे। उस समय नया चांद निकलना शुरू हुआ था और उसके डूब जाने पर गांव वालों ने कई गोलियां चलने की आवाज़ सुनी, और जब उन्होंने अगले दिन सवेरे नौकरों से पूछा तो नौकरों ने कहा हमें पता नहीं कि गोलियां किस पर चलाई गई थी, क्योंकि हमें तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया था। 2 दिन बाद एक गाय के मार दिए जाने पर शिकारी उस पर बैठे, और फिर जैसा पिछली बार हुआ था चांद अस्त हो जाने के बाद गोलियां चलाई गई। यह स्वीकार करना ही होगा कि नरभक्षियों को मारने के ऐसे शिकारीवत परंतु विफल प्रयत्न ही उन्हें इतना ज्यादा होशियार और इतना अधिक समस्या बना देते हैं कि जितना अधिक वे जीते हैं उन्हें मार पाना उतना ही कठिन हो जाता है। शहर के बारे में गांव वालों ने मुझे एक बहुत रोचक खबर भी दी। उन्होंने बताया कि जब वह गांव में आता है तो उसकी हल्की करहाती आवाज होने पर उन्हें उसका पता लग जाता है। अधिक बारीकी से प्रश्न करने पर मुझे पता चला कि शेर की आवाज कभी कभी जब वह घरों के बीच में से होकर जाता है निरंतर चलती रहती है, तो कभी कभी थोड़े समय के लिए तो कभी लंबे समय के लिए बंद भी हो जाती है। इस जानकारी से मैंने परिणाम निकाला कि शेर को कोई जख्म लगा हुआ है
और घाव ऐसा है कि शेर को उसका दर्द चलते हुए ही महसूस होता है, और इसीलिए यह घाव उसकी एक टांग में लगा हुआ है। मुझे यकीन हो गया कि शेर को किसी स्थानीय शिकारी या रानीखेत से आए शिकारी ने ही घायल किया होगा, जो उसे मारने के लिए मचान पर बैठे थे। तथापि इसका कोई खास महत्व नहीं था, क्योंकि शेर कितने ही वर्षों से नरभक्षी बना हुआ था, और मुझे विश्वास था वह घाव ही जिससे वह पीड़ित था उसके नरभक्षी बनने का मूल कारण रहा होगा। यह बहुत रोचक बात थी, और ऐसी बात जिसको शेर के मर जाने के बाद उसकी जांच करके स्पष्टतः जाना जा सकता था। लोग बाग यह जानने को उत्सुक थे कि शेर द्वारा की जाने वाली आवाज में मेरी इतनी रुचि क्यों है, और जब मैंने उन्हें बताया कि शेर की टांग में कोई घाव लगा हुआ है और यह घाव गोली लगने अथवा सेही के कांटों से लगा है, तो वे मेरे तर्कों से सहमत नहीं हुए और कहा कि जब जब उन्होंने शेर को देखा है तो वह उन्हें ठीक ठाक हालत में दिखाई पड़ता था, और इसके अतिरिक्त जिस आसानी से वह अपने शिकार को मारता और उसे उठाकर ले जाता था, इस बात का प्रमाण था कि वह किसी भी तरह से पंगु नहीं है। तथापि जो भी मैंने उन्हें बताया वह उन्हें याद रहा, और उसी कारण मुझे दूसरी दृष्टि से वरदान पाए हुए व्यक्ति की प्रसिद्धि प्राप्त हुई।